संत युवराज बीजेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल मौजूद हैं। अब हम ज्वलनशील मुद्दों पे देश की राजनीति के ऊपर संत युवराज से बात करेंगे। आज हमारे बीच संत युवराज जी मौजूद हैं जिन्होंने बीजेजेपी का गठन किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पार्टी का गठन किया है और उनका मेन उद्देश्य क्या है, जबकि बीजेपी आप पार्टी और साथ में कांग्रेस के साथ उनका मुकाबला है। दिल्ली से क्या ये रणनीति को शुरू करेंगे और कहां तक जो है पूरे देश में बीजेपी का गठन हो पाया है या नहीं। नमस्कार संत जी। नमस्कार, मैं संत युवराज। संत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि संत होते हुए जबकि आप देश की सेवा वैसे ही कर रहे थे, लोगों की सेवा वैसे ही कर रहे थे, किन कारणों से आपको बीजेजेपी का गठन करना पड़ा और आपका मेन मकसद क्या है? मेरे मित्रों, जो प्रश्न है बहुत उचित है और बताना चाहूँगा बीजेजेपी भारतीय जन जागृति पार्टी, ये पूरा इनका नाम है, इसका नाम है। और इसका जो चुनाव चिन्ह जो गैस सिलेंडर मिला है हमको, और इसका क्यों गठन करना पड़ा। 2014 के अंतर्गत में हम मोदी जी के साथ खड़े थे। उससे पहले सन 90 में भी हम आडवाणी जी के साथ खड़े थे, जब रथ की व्यवस्था मैं संभालता था और मोदी जी माइक की व्यवस्था संभालते थे। हम एक साथ रहे थे। हमारे कुछ मुद्दे थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये मुद्दों को सही किया जाएगा। पर जब भी ये पार्टी आई, इनका मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा लगा 2014 का, पर आज जो 2014 के जीतने के बाद में एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया। इन्होंने केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर काम किया, मंदिर मस्जिद के नाम पर काम किया, सांप्रदायिकता फैलाई, महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, सरकारीकरण जो था वो निजीकरण के अंतर्गत में बदल गया। हर समय केवल जुल्म केवल एक लोगों के साथ में हास्यास्पद स्थिति रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये सब रहा तो नहीं देखा गया। आज की स्थिति के अंतर्गत में हिंदू मुसलमान के अंतर्गत में विभाग कर दिए गए हैं, देश को तोड़ दिया गया है, आर्थिक स्थिति डीजीपी हमारी बहुत ज़्यादा जो कि डाउन हो गई है। इस कारण से फिर हार करके हमको भारतीय जन जागृति पार्टी का गठन करना पड़ा। हालांकि पार्टी मेरे पास 97 से थी, पहले इसमें विधायक रह चुके हैं, सब ठीक है, परंतु आपको दोबारा से इस पार्टी को शुरू करना पड़ा। इसके अंतर्गत में एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। अब की बार अम्बेडकर सरकार, ना मस्जिद ना मंदिर काशी, पीएम होगा मूल निवासी। हम शिक्षा पर, सुरक्षा पर, चिकित्सा पर, हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। हम बेरोजगारी को मिटाएंगे। हम जितने भी देश के अंतर्गत में समस्या हैं उनको दूर करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो देश में बीजेपी का इतना प्रभाव है और इस तरह से मोदी काम कर रहे हैं देश के लिए, तो अभी आपको क्या लगा कि मोदी जी देश के लिए सही काम नहीं कर रहे हैं, या दिल्ली में जो है केजरीवाल जी सही काम नहीं कर रहे हैं? इसका क्या कारण है कि आपको इनके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ा? मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, आज तक कोई पार्टी टिकी हो तो बताओ। भाजपा खास करके नहीं टिकी। जब मैं जो कि दिल्ली के चुनावों के अंतर्गत में सामने आया तो उस समय जो कि पूरी कोशिश की, पूरी टीम लगी बीजेपी की, परंतु वो बुरी तरह से हार गई। अब बंगाल के अंतर्गत में जब मैं सामने आया, हमारी पार्टी सामने आई, तो वहाँ पर भी इसका यही हाल हुआ। मैं कह रहा हूँ 2022 के अंतर्गत में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी, भारतीय जन जागृति पार्टी की सरकार होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा, और 2024 के अंतर्गत में देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा। मैं कहता हूँ भाजपा बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है। यदि भाजपा में दम है तो आज बैलेट पेपर पर कहीं भी चुनाव करा के देख लें। और मोदी जी में दम है तो मोदी जी अपने किसी भी एक सीट को चुन लें, ना मोदी जी वहाँ जाएं, ना मैं जो कि वहाँ पर जगह जाऊँ। हम दोनों बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव हो और बिना प्रचार के चुनाव हो। देखिए, जनता निर्णय करेगी कि किसकी जमानत जब्त होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही है। बीजेपी हिंदू मुसलमान वाली सांप्रदायिकता की पार्टी हो गई है। विश्व में यदि सबसे कोई बुरे प्रधानमंत्री की बात आती है तो जो कि मोदी जी की आती है, और विश्व के अंतर्गत में कोई सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता की बात आती है कि यदि वहाँ हिंदू मुसलमान के अंदर दरार कौन है, तो बीजेपी की, मोदी जी की बात आती है। मैं कह रहा हूँ, इतना क्रूर बादशाह जो लाशों पर जो कि राज करने वाला हो, जो नरभक्षी आज तक नहीं देखा जितना कि इन्होंने कोविड के समय जहाँ पर एक कार में जाते और मास्क ना लगाएं तो उसको जो कि बहुत बड़ा प्लसमेंट था। यदि कोई पत्रकार भी बात कर रहा है तो उसे भी मास्क लगाना पड़ता। जो आगे हम लोग बोलते हैं राजनीति के अंतर्गत में, उनको मास्क लगाना पड़ता। मोदी जी 10 लाख की जनता को देख के खुश हो रहे थे। जहाँ देश में लाशें गिर रही थी, जहाँ शमशानों में जगह नहीं थी, जहाँ पर हमारे पास दवाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, वहाँ मोदी जी खुश हो रहे थे। तो ऐसा जो क्रूर बादशाह, और अब नाटक कितना, 1 घंटे के बाद में यदि उनको बोलना है, उसके बाद में जो कि टीवी पर मुख्यमंत्रियों के लिए, तो वहाँ पर जो मास्क लगा लेते हैं।
अब एक बहुत बड़ा नाटक, जब रोने की बात आई तो उन्होंने रोने का नाटक तो किया पर आंसू नहीं आए, और रोए उस दिन जो कि मुंह पर जो कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया, मास्क लगाना क्या भूल गए थे। तो मोदी जी की राजनीति को सब कुछ जान गए हैं, मोदी जी के विषय में जानते हैं, ये कक्षा 8 फेल हैं और ये नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाजपा में कोई दम नहीं है, भाजपा तो कि आरएसएस के दम पर चल रही है, और आरएसएस केवल हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर चल रही है। अब इन पर कोई मुद्दा नहीं रहा, अब हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे, अंडमान निकोबार में जो की बात करने लगे, देश के अंतर्गत में मुद्दा उठाने लगे, नरसिंहानंद जैसे लोग पैदा कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इनका विकास का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा सुरक्षा का, चिकित्सा का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मिटाने का मुद्दा होना चाहिए। ये बीजेपी मुद्दों की बात करती नहीं है। बिना मुद्दे की सरकार कोई है तो वो भाजपा सरकार है, और मुद्दे की कोई सरकार आएगी तो वो बीजेजेपी, भाजपा अर्थात भारतीय जन जागृति पार्टी है। CAA और NRC को लेकर आपने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इस बिल को ख़त्म करने के लिए आपने अथक प्रयास किए थे। तो क्या सरकार ने ये इस तरह से कोई एक्शन तो लिया नहीं है? तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि CAA NRC के ऊपर क्या आप दोबारा से मुहिम छेड़ेंगे? मैं कह रहा हूँ जो कि सरकार लागू तो करके दिखाए, ईंट से ईंट बजा दूंगा। बिल जो कि चाहे पास कर लिया है पर उसको क्रियान्वित तो करोगे ना, हम लोगों के ऊपर ही करोगे ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले अपना तो बताओ, तुम्हारे दादा परदादा कहाँ के थे? क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बिना सुरक्षा बलों के चलते हैं, जबकि आपको एक बार जेल भी भेजा जा चुका है। इस तरह से क्या आपको लगता नहीं कि आपको जान का खतरा है? आप भी अपने साथ 2 या 3 बॉडीगार्ड कम से कम रखें, और गवर्नमेंट से आप Z+ सिक्योरिटी के लिए भी बोल सकते हैं। क्या आप इसमें क्या समझते हैं? मैं सरकार Z+ सिक्योरिटी देने के लिए पास रेगुलेशन कर दिया है, मैंने मना कर दिया है, क्योंकि खतरा जब हुआ है अपने लोगों से ज़्यादा खतरा हुआ है। इंदिरा गांधी को किसने मारा? किसी बाहर वालों ने मारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय आई है, मैं तो महात्मा हूँ, तो मृत्यु हमारी होगी, परंतु मैं भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। और रहा इनकी सुरक्षा पर, तो जब तक भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ से सुरक्षा नहीं लूँगा, क्योंकि भाजपा से ही तो मुझे खतरा है, मोदी जी से और शाह से ही तो खतरा है। संत युवराज और एक पार्टी के प्रमुख में अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ना तो मैं पार्टी का प्रमुख हूँ और ना मैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ना ही कोई ऐसी बात है कि जो पार्टी बहुत बनाना जरूरी है। ये जरूरी इसलिए पड़ी, देश के लिए आवश्यकता पड़ी। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो मैं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो फर्श भी बिछाऊँगा, झाड़ू भी लगाऊंगा, जल से छिड़काव भी करूँगा, पोस्टर भी लगाऊंगा, बैनर भी लगाऊंगा, हर काम करूँगा। हर काम को मैं संभाल रहा हूँ, और मेरी पार्टी के अंतर्गत में लाखों कार्यकर्ता एक एक करके जुड़ रहे हैं, पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरी पार्टी नहीं है, वो मेरा विचार है। केवल एक विचार, कौन सा? सबका साथ सबका विकास। हम सबको लेकर के चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों? मैंने कभी भी किसी प्रकार से दरार वाली बात नहीं की। मैं हिंदू सेना का प्रमुख रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, 30 साल चलाया, पर मैंने कभी भी, कोई भी मेरा एक वीडियो बता दीजिए जहाँ मैंने ये कहा हो कि मुसलमानों को मार दो, या कुरान शरीफ में ये गलत है, या मोहम्मद शरीफ के विषय में ये गलती है, मैंने कभी नहीं कहा। उस समय मैंने ये कहा था कि भारत में कोई भी, विश्व में, पृथ्वी पर कोई पैदा होता है तो वो एक आदमी पैदा होता है, मानव पैदा होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। सुन्नत करते हैं, मुसलमान हो जाता है, कंठी तिलक लगवाते हैं, चोटी रखते हैं, हिंदू हो जाता है, पंचकेश रखते हैं, वो जो कि सिख हो जाता है, और फ्रिंज कट दाढ़ी रखते हैं, वो ईसाई हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हमें मानवता की बात करें। हमारी गली मोहल्ले के अंतर्गत सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग हैं। तो मैंने जो भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बनाया, और हिंदू सेना को क्यों छोड़ा कि हिंदू सेना में कुछ लोग कट्टरता की बातें करने लगे, और वो कट्टरता की बात मैं पसंद नहीं करता हूँ। चाहे कट्टर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दोनों देश के लिए खतरा है। इसलिए मैंने सबके साथ सबका विकास, तो सबको साथ लिया है, और आज मेरे साथ सभी हैं, मेरी बात को पसंद करते हैं। और मैं जो कहता हूँ संविधान के अनुसार बात कहता हूँ। हाँ, कड़वी बात तो हो सकती है, विरोध करता हूँ तो केवल ओनली मोदी जी का विरोध करता हूँ, मैं उनकी भाजपा का विरोध नहीं करता हूँ। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बिल्कुल विरोध नहीं करूँगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी के अंदर छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मुझे कार्यकर्ता समझ के ही जो कि बात करें। मेरा टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है, जब भी कोई बात करता है मैं बात करता हूँ, हर आदमी से बात करता हूँ। हालांकि मेरे वरिष्ठ पदाधिकारियों को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, आप प्रमुख होते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, आप इस प्रकार से सबसे बात करते हो, सबके बीच में बैठते हो, खतरा नहीं है कि आपको? कई हमले भी हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं।
जैसा होगा। मैंने तो और देश के प्रधानमंत्रियों को देखा है जिनके साथ एक गनर नहीं होता। मैं फिजी के अंतर्गत में रहा कुछ दिन, मैंने वहाँ की राजनीति को देखा। वहाँ का मैंने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया महेंद्र चौधरी, लेबर पार्टी को संभाला। मैं एक दिन प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था जिस समय हमको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद जब दूसरा मुस्लिम प्रधानमंत्री बना, एक समारोह रखा गया, हम विपक्षी लोगों को बुलाया गया, तो मैं इंतजार कर रहा था कौन प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री मेरे बगल में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मुझे पता ही नहीं था। जब भोजन करने लगे थे, संत युवराज जी आपको इस कुर्सी पर बैठना है क्योंकि ये देश के पीएम है और आप भारत से आए, आपने भी यहाँ पर देश में पीएम बना है। तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी पीएम होता है। तो मेरे हृदय में स्वच्छ छवि यही है कि मेरा जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको कोई सुरक्षा नहीं होगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी। मेरे मंत्री बनेंगे उनको भी कोई रेड बत्ती या कोई भी इस प्रकार की सुरक्षा नहीं होगी। मैं देश में चाहता हूँ कि जो भी बड़े शीर्ष पदों पर हों वो कोई भयभीत ही ना हो। जो लोग भयभीत होते हों, 10-10 गनर लेके चलते हों, उन लोगों को प्रधानमंत्री रहने का, मुख्यमंत्री रहने का, मंत्री रहने का अधिकार ही नहीं है। वो तो देश के गद्दार हैं, वो तो देशद्रोही हैं, वो तो देश में कमजोर लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को क्यों प्रधानमंत्री बनाते हो, क्यों आप गृह मंत्री बनाते हो, क्यों मुख्यमंत्री बनाते हो, क्यों एमएलए एमपी चुनते हो? तो हमारी सरकार जो होगी वो एक इसी प्रकार से होगी। जैसे मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री से लेकर के हमारी पार्टी के अंदर जितने भी लोग होंगे मिनिस्टर, वो सब साधारण व्यक्ति होंगे, साधारण व्यक्तित्व के लोग होंगे। व्यक्तित्वशाली तो होंगे परंतु देखने में साधारण लोग होंगे। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेके जो है इलेक्शन लड़ेंगे? आपके मेन जो 5 मुद्दे क्या हैं? मेरा सीधा सा है, शिक्षा का है, सुरक्षा का है, चिकित्सा का है, बेरोजगारी का है और मंदिर मस्जिद को ये विवाद को मिटाने का है। ये 5 मुद्दे मेरे खास करके होंगे। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। किसानों की बात सुनी जाएगी। जिस किसान के खेत में बिजली के खंभे उन्हें 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, क्यों जिस समय हम टावर का दे सकते हैं तो क्या उनको नहीं दे सकते हैं? बेरोजगारों के लिए 5-5 हज़ार रुपये महीने का भत्ता होगा, 10 लाख से 20 लाख रुपये का लोन होगा उनके लिए। विकलांग जो होंगे उनके लिए 5 हज़ार रुपये होंगे। वृद्धा पेंशन 2,500 रुपये की जाएगी। सिलेंडर 250 रुपये का किया जाएगा और डीजल पेट्रोल 30 रुपये से 35 रुपये का किया जाता है। जब हमें 28 रुपये का डीजल पेट्रोल पड़ रहा है यहाँ पर आकर के सरकारी रेट पर, तो फिर उसको हम जो कि 100 रुपये का क्यों करें? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मेरे मुद्दे इस प्रकार के होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। हम व्यर्थ के मुद्दे नहीं लेंगे, हमारे मंदिर मस्जिद के मुद्दे नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे नहीं होंगे। इसलिए सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने कहा था पर मोदी जी ने किया नहीं था। मेक इन इंडिया मोदी जी ने कहा था, किया नहीं था। हम इसे करके रहेंगे। तो क्या केजरीवाल से आप सत्ता छीनने के पूरे मूड में हैं? क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं, केजरीवाल को जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं। उनको अर्थव्यवस्था देखना तो चाहिए। फ्री की बात तो करते हैं, पर बात ये देखिए ना आगे क्या हो रहा है। मैंने एक मुद्दा लिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परंतु ये फ्री नहीं चाहिए। लोगों को नौकरी दीजिए। एक घर में आप 3,000 रुपये का खर्चा करते हो, बिजली का, पानी का और जो कि रोड पर जो कि रोडवेज के किराए का, आप 2-2.5 हज़ार रुपये का एक व्यक्ति को देते हो। मैं कह रहा हूँ उस घर के अंतर्गत में 20,000 रुपये की नौकरी दो ना, 10,000 की नौकरी दो ना, जीवन उसका सही रहे। दिल्ली वालों के लिए एक ही बात है, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उन सभी घरों में एक एक नौकरी अवश्य दूंगा, चाहे कहीं से भी नौकरी कैसे भी पैदा करनी पड़े। इसलिए मैं बेरोजगारी को मिटाना चाहता हूँ, रोजगार देना चाहता हूँ। केजरीवाल जी सबको हैंडीकैप करना चाहते हैं। सबको एक आदत पड़ गई है। अब एकदम से बिजली के बिल आएंगे, लोग कहेंगे ये क्या हो गया। पानी के बिल आएंगे, कहेंगे ये लोग क्या हो गया। किराया देना पड़ेगा, लोग कहेंगे क्या हो गया। मैं ये नहीं होना चाहिए। हाँ, चिकित्सा का जो मामला वो फ्री होना चाहिए, शिक्षा का मामला फ्री होना चाहिए और बाकी नौकरी देनी चाहिए, ना कि बिजली पानी जैसी ऐसी जो कि बातों को विषय में वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में बहुत सी पार्टियां दिन प्रतिदिन जो है वो बनाते हैं, तो आपने भी एक पार्टी बनाई है। इसी के साथ जो है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग साहिल हैं, उनके साथ आपका क्या कोलैबोरेशन है? और भी जो गठबंधन है, क्या आप गठबंधन में विश्वास रखते हैं? अगर आपकी पार्टी में 2 या 3 ही निगम पार्षद जीतते हैं या यूपी में जो इलेक्शन होता है, तो क्या आप गठबंधन की सरकार के साथ जाएंगे या जो सत्ता में पार्टी की उनके साथ जाएंगे? नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये मत कहिए, अशुभ मत बोलिए राजकुमार जी की जो हमारी जो पार्टी में 2-3 ही जीतेंगे। 2-3 क्यों जीतेंगे? हमारी तो सरकार बनेगी। हमारा तो जो चेयरमैन जो मैन होगा दिल्ली का हमारा बनेगा, क्योंकि हमारे मुद्दे हैं। और दूसरी बात, यदि कम रह गए तो हम उनके साथ होंगे जो बीजेपी को परास्त करेगा। जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारा 36 का आंकड़ा बीजेपी से, कि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर जो कि समाज को तोड़ रही है। जो समाज को तोड़ता हो, जो विकास के मुद्दों से भटक चुका हो, आखिरकार उसका हमारा विरोध करना धर्म है। आप प्रधानमंत्री जी से बहुत खफा हैं,
बहुत से आप उनके अगेंस्ट में बहुत कुछ बोलते हैं, अमित शाह के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा। तो क्या आपका जेल जाना जो था उनका हाथ था, मोदी जी का हाथ था कि आपको वो जेल भिजवाया उन्होंने? भाई ये तो इस पर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये कोरोना हुआ जो कि उसको अमित शाह को, तो मैंने सचेत किया कि अब की बार कोरोना में जो कि अमित शाह का जो कि नंबर आ गया, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को पहले मरवा दिया, ठिकाने लगवा दिया। जैसे पुलवामा के केस में सुषमा स्वराज को मरवा दिया, राफेल के केस के अंतर्गत में पारेल साहब को मरवा दिया। जो जो लोग विवादग्रस्त होते हैं या किसी घोटाले में होते हैं, या तो भगा दिए जाते हैं या फिर सीधे ही भगा दिए जाते हैं ऊपर। तो अमित शाह को मारने की तैयारी हो गई थी। तो मैंने ये कहा था अमित शाह के लड़के से कि बेटा उससे बचाइए उन्हें, और इसको कौन मारने वाला है? तो मैंने कहा मोदी जी और योगी जी, क्योंकि मोदी जी का झुकाव योगी जी तरफ हो गया था। उस समय ये होता कि मैं पीएम बनाऊंगा इनको, तो उस कारण के अंतर्गत में फिर दूसरा नरसिंहानंद के लिए विषय में सोचा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैंने ये कहा था, तो ये बात मोदी जी को अच्छी नहीं लगी। मोदी जी और इनकी मीटिंग हुई तो मोदी जी ने अमित शाह को कहा, अमित शाह ने स्पेशल सेल के लोगों को बुलाया, इसे तत्काल अरेस्ट कीजिए, इनका एनकाउंटर कीजिए। ये किया। तो ये तो बहुत बड़े बड़े अफसर थे जिन्होंने देखा मेरा कोई कसूर नहीं है तो इनकाउंटर से मुझे बचा दिया। उन्होंने जेल में रखा, तनाई में रखा, बड़े बड़े कष्ट दिए गए, बड़ा जो कि मुझे डिप्रेशन में रखा गया, स्लो पॉइजन लगाया गया, परंतु भगवान की कृपा थी, सब ठीक रहा। तो इसमें पूरा एलिगेशन लगा रहा हूँ। आज भी मुझे यदि कुछ होगा तो वो मोदी जी का हाथ होगा, कि मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और दुनिया में यदि कोई विरोधी है सबसे पहला, तो मैंने ही पुलवामा के विषय में कहा था कि मोदी जी ने कराया है, अमित शाह की जो कि षड्यंत्र से हुआ है। आज तक उसकी केस की जांच नहीं हुई है, आज तक उसकी फाइल नहीं आई है, प्रोपगंडा रचे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इनका घिनौनी हरकत है। हाँ, हमारा शासन हुआ तो हम इनको सुरक्षा देंगे और जो कि चिकित्सा भी देंगे, इनको जेल नहीं देंगे। कुछ वीडियो में आपने कहा है कि गौ मांस जो है उसका जो पूरा चल रहा है वो मोदी जी के संरक्षण में चल रहा है, क्या ये सत्य है? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सुई भी जाती है विदेश तो क्या बिना प्रधानमंत्री की आज्ञा के कोई जा सकती है? कस्टम हाउस के बिना जा सकती है? कस्टम हाउस आज किसके अंडर में है? जितने भी बड़े बड़े लाइसेंस है कट्टी घरों के, वो आखिरकार कौन देता है और कौन उनको जो हटा सकता है? ये प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। फिर वहाँ के कट्टी घरों के मालिकों से जब पूछा गया तो बताते हैं कि उनको जो कि लिखित में आदेश आता है रेड मीट, परंतु ऊपर से फ़ोन आता है कि इतना जो कि हमें बीफ देना होगा, गाय का मांस देना होगा, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ऐसे लोग काफ़ी संपर्क में। तो मैं सीधा एलिगेशन लगाता हूँ, यदि कांग्रेस गाय का मांस बेचती थी, मनमोहन सिंह यदि गाय का मांस बेचता था, इसके प्रमाण शंकराचार्य कहते थे और बीजेपी वाली कहते थे, आरएसएस के कहते हैं। तो आज बीजेपी के टाइम में यदि 14 गाय का मांस जा रहा है तो मोदी जी बेचते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। योगी जी गाय का मांस बेचते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। हिंदू पने का मखौटा इनको उतारना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सिराज साहिल से, जो लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार। नमस्कार। सिराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भी जैसे बीजेपी का गठन युवराज ने, आपने भी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपका इस पार्टी को बनाने का मेन उद्देश्य क्या रहा? मेरा पार्टी बनाने का मेन मकसद ये है कि हम भारत में राजनीतिक दलों द्वारा बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल करके राजनीति को महिमा मंडित करना और बाहुबल और धन बल और जात पात और धर्म की तुच्छ मानसिकता के साथ विधायक और सांसद जिताने में लगने के लिए अपनी जी जान लगा देना, ये गलत मैं मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे पंचायत का हो, इन चुनावों में सही माने में जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति का, अपराधी छवि वाले का या बाहुबल वाले का। सच्चे माने में जो जनप्रतिनिधित्व के तहत जो है काम करना चाहे, उस व्यक्ति का ही चुनाव होना चाहिए। ऐसे लोगों को ही शामिल करके लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ है, ताकि राजनीति को स्वच्छ किया जा सके और सही लोगों को राजनीति में लाया जा सके। यूपी में जो विधानसभा इलेक्शन है, दिल्ली में नगर निगम के इलेक्शन है, इसमें आप बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं या इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे हैं, या और किसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन का प्लान है? भाई, मैं जो हूँ संत युवराज साहब को बहुत दिनों से जानता हूँ, उनके कैरेक्टर को जानता हूँ, उनके संघर्ष को जानता हूँ। उन्होंने भारतीय जन जागृति पार्टी का गठन बहुत पहले किया था। बीच में जो है वो पूरी तरह से जो है धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लग गए, लेकिन उनको धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया
कि राजनीति में जब तक ताकत नहीं हासिल की जाएगी तब तक जो है समाज में बड़ा सुधार नहीं किया जा सकता। तो उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का मैं स्वागत करता हूं। और इस तरह के लोग जो राष्ट्र निर्माण, आपसी भाईचारा, सद्भाव और देश को विकास की ओर ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वो चाहे संत युवराज हों या कोई और राजनीतिक दल, हम उन सब राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि समान विचारधारा के लोग, बाहुबल, धनबल, जातिवाद, धर्मवाद पर चलने वाले लोगों को शिकस्त देने की नीयत रखने वाले लोग हमारे साथ आएं। हम सभी ऐसे लोगों का गठबंधन में स्वागत करेंगे जो ईमानदार राजनीति के पैरोकार हैं और जनता से सरोकार रखने के लिए राजनीति में आए हैं। हम ऐसे दलों को इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जोर आजमाइश करेंगे और पूरी ताकत के साथ जो चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली नगर निगम में भी मेरा आह्वान है देश की राजधानी में रहने वाले लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लुभावने वादे और दावों से इतर सच्चाई को जाने समझें और ऐसे गठबंधन और राजनीतिक दल का साथ दें जो सही माने में समाज सेवा की दृष्टि से राजनीति में आया है और जिसका वैकल्पिक पूरा मिशन हो, वैकल्पिक प्लान हो कि वो दिल्ली में नगर निगम में क्या क्या करेगा या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद किस तरह से महंगाई नियंत्रित करेगा, किस तरीके से महिलाओं को सम्मान देगा, किस तरीके से किसानों को सही वाजिब दाम देगा, किस तरीके से बेरोजगारों को रोजगार देगा, किस तरीके से व्यापारियों को संरक्षण देगा, किस तरीके से जायज़ चीज़ों का निर्धारण कर नाजायज़ लोगों को दंडित किया जाएगा, कानून का राज स्थापित किया जाएगा और किसी भी तरह से जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था कायम की जाएगी। हमारे बीच वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हैं कि दिल्ली से ही बीजेपी को भारत में इनका क्या योगदान रहेगा। आप इस पार्टी से जुड़े हैं, इस पार्टी में जुड़ने का मेन उद्देश्य क्या है? आपने संत युवराज में क्या ऐसा देखा जिससे आपने अपना पूरा लाइफ जो है बीजेपी को देने का प्रण ले लिया? नमस्कार, मैं रागिब हुसैन हूँ। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है और पॉलिटिक्स को कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। तो मेरा मानना है आज के ज़माने में ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की बहुत ज़रूरत है जिनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स को जिनकी ज़रूरत है। तो आज के ज़माने में जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा चल रहा है, इतना जातिवाद चल रहा है और सोशल स्ट्रक्चर देखिए आप, अगर आप देखें गरीब और अमीर में कितना बंटवारा है, कितना डिफरेंस है, कहाँ अंबानी है और कहाँ है गरीब स्वीपर है या कोई और है। तो हमें ये देखिए ये डिफरेंस जो है हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट ये जितना कम कर सकें हम चाहेंगे ये कम हो। और ये बंटवारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में चल रहा है, इसको जितना कम कर सके उतना अच्छा है। क्योंकि हमारा ये मानना है बीजेपी में कि देश की प्रगति बिना देश की एकता को साथ लिए नहीं हो सकता। आप जब तक देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जितने भी धर्म हैं और जितने भी वर्ग हैं और जितनी भी जातियां हैं इस देश में, जितने भी लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हमारे स्त्री हैं, पुरुष हैं, जितने भी हैं, अगर आप उनको समानता नहीं देंगे, उनको एक दृष्टि से नहीं देखेंगे, उनको बराबर के हक नहीं देंगे, तो देश की प्रगति होना नामुमकिन है। आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है। जब से मोदी जी पावर में आए हैं, जब से बीजेपी पावर में आई है, देखिए हमारी लड़ाई किसी पुरुष से नहीं है, किसी महिला से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है एक विचारधारा से है कि ये बंटवारे की जो विचारधारा है इसको ख़त्म करना है। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।